स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल पर। और जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हो, पिछले वीडियोस में हम डिस्कस किए थे बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस में चैप्टर के बारे में, और उस चैप्टर में हम आपको बताए थे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में और उसकी कुछ विशेषताओं के बारे में, क्या क्या कारण रहे हमने वो भी डिस्कस किए थे। आज के वीडियो में डिस्कस हम करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कुछ संस्थाओं के बारे में, और दोस्तों साथ में हम जानेंगे कुछ और भी इम्पोर्टेंट समितियों संस्थाओं के बारे में। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ। और अगर आपने पुराने वीडियोस को नहीं देखा हुआ है तो आप पुराने वीडियोस को देखिएगा। इससे आपकी एक बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी पॉलिटिकल साइंस के लिए, और स्पेशली ये वीडियो बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। तो आप इससे पीडीएफ जो है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं लिंक में पीडीएफ मेंशन कर दूंगा, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कीजिए और अच्छे से पढ़िए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो हम। देखिए दोस्तों, इसमें बताया हुआ है, आपको दिख रहा होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाएं। तो इसमें बताया हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाएं, यानी कि इंस्टीट्यूशंस प्रिसाइडिंग इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है उसकी स्थापना और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो रोल रहा देश की आज़ादी में वो छुपाया नहीं जा सकता। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले भी ऐसी कई संस्थाएं थीं जो अस्तित्व में आई हुई थीं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर हम थोड़ा सा समझें, कि कांग्रेस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम संगठित अभिव्यक्ति माना जाता है। लेकिन इसके पहले भी कई संगठन अस्तित्व में आ चुके थे जिनकी प्रकृति अलग अलग थी, भिन्न भिन्न थी। जैसे कि पहली सार्वजनिक सभा आधुनिक भारत में जो शुरुआत हुई, जिसकी वो 1837 में, और उस संस्था का नाम था लैंड होल्डर्स सोसाइटी, जो बेसिकली जमींदारों के हित के लिए काम करती थी। तो उस समय जमींदार बहुत होते थे देश में, आप जैसा कि जानते हो। तो जमींदारों के लिए एक संस्था बनाई गई जिसमें जमींदारों के हित के लिए काम किया गया। उसके बाद एक ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी बनाई गई, इंडिया लीग बनाई गई बहुत सारे लोगों के द्वारा, लीडर्स के द्वारा, इंडियन एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, ये सभी संस्थाओं की स्थापना हुई। तो इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं यहाँ पर। तो आइए देखते हैं। पहला दिया हुआ है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। तो लिखा हुआ है कि लैंड होल्डर सोसाइटी एवं बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन के विलय से यह संस्था 1851 में अस्तित्व में आई। भारतीयों के लिए राजनीतिक अधिकारों की मांग करने वाली यह पहली संस्था थी। तो आप लिख सकते हैं इसके बारे में, आपसे क्वेश्चन पूछा कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जो था उसका मुख्य कार्य क्या था। तो राजनीतिक अधिकारों की मांग कर रही थी ये संस्था, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा प्रशासनिक सुधार, प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी, शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु तमाम जो ज़रूरतें थीं उस समय की, उनके लिए संस्था ने काम किया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं हम सेकंड हेडिंग पर। सेकंड जो हमारी हेडिंग है वह ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, यानी कि ये संस्था जो थी इसकी स्थापना 1866 में हुई, और इस संस्था की स्थापना की जिनको भारत का वयोवृद्ध पुरुष यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है, और नाम यहाँ पर दिया हुआ है दादा भाई नौरोजी। कहाँ की थी? लंदन में स्थापना की थी। उन्होंने इसकी कई शाखाएं खोली जो भारत के अलग अलग शहरों में स्थित थीं। इस संस्था के द्वारा दादा भाई नौरोजी ने भारतीयों की समस्याओं पर विचार करने तथा ब्रिटिश जनमत को प्रभावित करने की कोशिश की। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन किसने शुरुआत करी? दादा भाई नौरोजी ने, सन था 1866। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। थर्ड हेडिंग, पूना सार्वजनिक सभा। तो इसकी स्थापना करी थी महादेव गोविंद रनाडे ने। यहाँ पर लिखा हुआ है, थोड़ा सा दोस्तों ये आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो इसको मैं यहाँ पर लिख दूंगा, महादेव गोविंद रनाडे। चलिए 1867 में यह संस्था बनी और महाराष्ट्र में इसकी स्थापना हुई थी। पूना सार्वजनिक सभा ने एक त्रैमासिक पत्रिका भी निकाली हुई थी 3 महीने में, जिसमें ये राष्ट्रवादी विचार और साथ में देश की आज़ादी के लिए कई तरह के अधिकारों की मांग अंग्रेजों से करते थे। इसके अलावा कुछ और संस्थाएं बताई हुई हैं दोस्तों यहाँ पर, तो उसको भी हम देख लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, एक संस्था ये है इंडिया लीग। तो इंडिया लीग मतलब ये इंडियन प्रीमियर लीग वाला नहीं है, कंफ्यूज मत हो, नहीं तो आईपीएल से जोड़ दो। इंडिया लीग का मतलब ये एक संस्था थी, और ये संस्था 1875 में बनी हुई थी। ये जो संस्था थी इसको स्थापित करने का श्रेय जाता है शिशिर कुमार घोष को। ये संस्था बंगाल में हुई थी।
स्थापना हुई थी इसकी, तो जैसे कि हम बोल सकते हैं पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना महाराष्ट्र में हुई, वैसे इंडिया लीग की स्थापना बंगाल में हुई थी उस समय। भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत करना और उन्हें राजनीतिक शिक्षा प्रदान करना इस संस्था का लक्ष्य था। 1876 में इंडिया एसोसिएशन की स्थापना होने पर यह पृष्ठभूमि में चली गई। तो इंडिया एसोसिएशन आया उसके बाद, तो यहाँ पर दिया हुआ है उसका। इंडिया एसोसिएशन कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों में यह सबसे प्रमुख संस्था थी। 1876 में इसकी स्थापना हुई। कलकत्ता के इल्बर्ट हॉल में एक अंग्रेज अधिकारी थे, उनके नाम से एक हॉल बनाया गया था, एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की गई थी कलकत्ता में, वो था इल्बर्ट हॉल। सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन घोष ने संस्था की स्थापना की थी और इस संस्था के कुछ प्रमुख लक्ष्य आपके लिए यहाँ पर दिए जा रहे हैं। तो पहला क्या था? राजनीतिक आंदोलन में सामान्य जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना। बहुत ही अच्छा लक्ष्य था। क्यों? क्योंकि जब तक जनता की भागीदारी नहीं होगी राजनीतिक आंदोलनों में, तब तक कुछ भी नहीं होना है। दूसरा, एक सशक्त राष्ट्रीय जनमत का निर्माण करना और हिंदू मुसलमानों के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना। क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि कई तरह की कटुताएं या हम बोल सकते हैं कि धार्मिक एक भेदभाव बढ़ रहा था इस पीरियड में। इस वजह से इस संस्था का काम था हिंदू मुस्लिमों के बीच में एक मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना। इसके अलावा इस संस्था ने ICS परीक्षा में प्रतिभागियों की उम्र घटाने, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट एक में आपको बताया था पिछले वीडियो में, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हुआ है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो उस वीडियो में मैंने बताया हुआ था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में, जिसकी वजह से भी भारतीयों ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत करी, ये भी एक कारण था। तो उसी एक्ट की बात, उसी प्रेस की हम बात कर रहे हैं, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की। और शस्त्र अधिनियम के विरुद्ध जनमत तैयार किया, क्योंकि दोस्तों ये जो चीज़ें थी ना अंग्रेजों की बनाई हुई बहुत कठोर चीज़ें थी। ये मतलब आज़ादी के खिलाफ थी, स्वतंत्रता के खिलाफ थी, समानता के खिलाफ थी। तो इनको लेकर आवाज़ उठाई किसने? इंडियन एसोसिएशन ने। इसके अलावा कुछ संस्थाओं के और बारे में बताया हुआ है आपको बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट में। तो लिखा हुआ है जैसे कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में आया। इसके अलावा महाजन सभा थी। तो ये कई संस्थाएं बेसिकली क्या हैं? अटैच्ड हैं। और यही संस्थाएं आगे जाकर मर्ज हो गई किसमें? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। तो चलिए शुरू करते हैं अब नेक्स्ट हेडिंग जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। जी हाँ, ये वही कांग्रेस पार्टी है जो आज धरातल पर, यानी कि जिसकी कोई वैल्यू नहीं बची हुई है देश में। लेकिन हम ऐसा नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है लोगों को, लेकिन लोकतंत्र की ये बहुत ही आम बात है कि हर पॉलिटिकल पार्टी का एक टाइम होता है, या हम बोल सकते हैं कि लोकतंत्र में जनमत होता है जनता के हाथों में। तो हो सकता है आज कांग्रेस की पास पावर नहीं है, भले वो विपक्ष में बैठे हुए हैं, हो सकता है आगे जाके वो सत्ता में आ जाए। तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जनता के हाथ में है लोकतंत्र में पावर। तो वो एक अलग मुद्दा है, उसके बारे में हम कभी किसी और वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल में हम देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो 1857 की क्रांति के पश्चात अंग्रेजों और भारतीयों के मध्य संबंध कटु हो गए थे, इस बात को बताया गया है। ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं हम लोग, आप नहीं जानते तो जान लो। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, अभी जो बात कर रहे थे, आर्म्स एक्ट, इल्बर्ट बिल, ये ऐसे विवाद थे जिनमें से कई भारतीय जातियों के मध्य बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े और बोल सकते हैं कि भेदभाव बढ़ने लगा। इसी वक्त जैसा आपको थोड़ी देर पहले बताया, इंडिया लीग, इंडियन एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, ऐसी संस्थाओं की स्थापना भी हुई। तो इन संस्थाओं से क्या हुआ? भारतीयों के अंदर इन संस्थाओं ने राष्ट्र प्रेम भर दिया। स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु बहुत सारे लोग क्या हो गए? अग्रसर होने लगे। और इस बात में कोई संदेह नहीं था कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने बल भी प्रदान किया। और साथ में ये जो संगठन थे ये क्षेत्रीय संगठन थे, मतलब अलग अलग क्षेत्रों में इन्होंने काम किया। तो इससे क्या हुआ? हमको एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिला और आगे जाकर इनका पूरा जो बचे हुए ख्वाब थे, या हम बोल सकते हैं कि जो ये संस्थाएं नहीं कर पाई, वो संस्थाओं का काम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूरा कर दिखाया, यानी कि देश को आज़ादी दिलवा दी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसी के साथ। क्या लिखा हुआ है अब थोड़ा सा हम स्थापना के बारे में समझ लेते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस की स्थापना एक अंग्रेजी अधिकारी ने की थी, उनका नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। इनको शॉर्टकट में बोलते हैं AO ह्यूम, बाकी फुल फॉर्म दिया हुआ है। कब की थी? 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। तो हम इस वजह से कह सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो जन्मदाता है वो किसको माना जाता है? अंग्रेज अधिकारी को माना जाता है, उनका नाम था AO ह्यूम। और दोस्तों यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि इसी वजह से
कांग्रेस की आलोचना भी होती हुई आई है। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज इवन आज भी, आज की डेट में भी इसकी कांग्रेस पार्टी की आलोचना करती हैं कि ह्यूम ने, यानी अंग्रेज अधिकारी ने कांग्रेस की स्थापना क्यों की थी। क्या अंग्रेजों की ये चाल थी या सच में ही ये अंग्रेज अधिकारी एक बड़ा संगठन बनाकर अंग्रेजों का रूल भारत से ख़त्म करना चाहते थे, क्या सच था? तो उसके बारे में भी हम कभी और बात करेंगे। फिलहाल में हम इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। तो लिखा हुआ है यहाँ पर कि असली उद्देश्य क्या था, इसके बारे में आज ही विवाद है, जो मैं आपको बताया। ब्रिटिश शासन के लिए एक सुरक्षा कपाट उपलब्ध कराना या भारतीयों के राष्ट्रवादी आंदोलन को बल प्रदान करना। तो ये आरोप लगते हैं, सेफ्टी वॉल्व अंग्रेजों के लिए मदद करना था ये, जिससे कोई आंदोलन ना हो, या राष्ट्रवादी आंदोलन करके भारत को आज़ादी दिलवाना। क्या था ए.ओ. ह्यूम का विचार, क्या थी उनकी प्लानिंग, इसको लेकर आज तक विवाद होता है, कंट्रोवर्सी बनी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैरा में। ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना से पूर्व, अब थोड़ा सा ह्यूम के बारे में बता रहे हैं आपके लिए, उनका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता रहे हैं कि तो 1883 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातकों को उन्होंने एक पत्र लिखा, और इस पत्र में लिखा हुआ था, ये जो आपके लिए बता रहे हैं अब वो, तो ये बहुत अच्छी लाइन है, ये आप लिख सकते हैं अपनी आंसर राइटिंग में। बहुत अच्छे नंबर मिलने की पूरी संभावना, गारंटी तो नहीं दूंगा लेकिन संभावना जरूर बता सकता हूँ। तो लिखा हुआ है, बिखरे हुए व्यक्ति कितने ही बुद्धिमान क्यों ना हो और कितने ही अच्छे आशय वाले क्यों ना हो, अकेले तो शक्तिहीन ही होते हैं। आवश्यकता ही संघ की, एक संगठन की, और कार्यवाही के लिए एक निश्चित और स्पष्ट प्रणाली की। मतलब हम कह सकते हैं कि ह्यूम ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के जो ग्रेजुएट, जैसे कि आप भी स्नातक की पढ़ाई कर रहे हैं, आप बीए की पढ़ाई कर रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ऐसे ही उस समय ह्यूम ने कलकत्ता यूनिवर्सिटी में स्नातकों को एक पत्र लिखा और उसमें ये बोला कि तुम कितने ही अकलदार बन जाना, कितने ही समझदार बन जाना, जब तक तुम संगठित नहीं होगे, जब तक तुम एक संगठन नहीं बनाओगे, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। तो बेसिकली इसमें आत्म बलिदान की बात की गई थी, निस्वार्थ कर्म की बात की गई थी। तो ये बेसिकली ह्यूम का एक पत्र था। ह्यूम ने इस पत्र में ये भी लिखा कि 50 ऐसे नव युवकों की आवश्यकता है जो भारतीयों के लिए सामाजिक, आर्थिक, बौद्धिक, नैतिक, राजनीतिक उत्थान के लिए कार्य करने वाली संस्थाओं में अपना सहयोग दे सकें। ये ह्यूम के बारे में थोड़ा सा आपके लिए फ्रेंड्स बताया हुआ है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, हम आगे देखते हैं। इसके बाद क्या हुआ, ह्यूम ने इस संस्था की स्थापना का प्रस्ताव उस समय जो हमारे देश में गवर्नर जनरल थे, उनका नाम था लॉर्ड डफरिन के सामने रखा, तो वे भी सहमत हो गए। अब दोस्तों यहाँ पर भी कंट्रोवर्सी उठती है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो सहमत क्यों हो गए, सीधी सी बात है, लेकिन हम समझ रहे हैं फिलहाल में। तो उन्होंने तत्पश्चात उन्होंने ब्रिटेन जाकर वहाँ भी अनेक लोगों से, जिनमें लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी, जॉन ब्राइट तथा स्लेग आदि मौजूद थे, विचार विमर्श किया और अपनी योजनाओं को अंतिम रूप प्रदान किया, और इसका प्रथम अधिवेशन 1885 में बुलाया जाना निश्चित हुआ। तो ये थोड़ा सा आपको कांग्रेस की एस्टेब्लिशमेंट का बैकग्राउंड बताया हुआ है। अब क्वेश्चन बनता है कि प्रथम अधिवेशन कब हुआ, तो आपके लिए ऑब्जेक्टिव्स में भी आ सकता है। तो प्रथम अधिवेशन कब हुआ कांग्रेस का, 25 दिसंबर 18 दिसंबर के बीच में 1885 में। तो ये जो फंक्शन था, ये जो अधिवेशन था, पूना में होना तय था, लेकिन पूना में हुआ क्या दोस्तों कि हैजा उस समय बहुत फैल रहा था, और इस बीमारी के कारण, इस घातक बीमारी के कारण ये अधिवेशन वहाँ से कैंसिल करके कहाँ बुलाया, बम्बई में बुलाया, जिसको आज आप मुंबई बोलते हो। तो बम्बई का गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज जो था, उसमें 28 दिसंबर के दिन 11 बजे इस संस्था का प्रथम अधिवेशन आरंभ हुआ, जिसकी अध्यक्षता कलकत्ता के प्रसिद्ध बैरिस्टर व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की। ये इतना शानदार अधिवेशन था, इतनी बड़ी मीटिंग थी कि इसमें देश के विभिन्न भागों से लोग आए हुए थे। 72 प्रतिनिधि आए हुए थे इसमें। बम्बई प्रेसिडेंसी के 37 लोग थे, मद्रास से 22 लोग थे, उत्तर पश्चिम प्रदेश से, यानी कि वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश है, यहाँ से 7 लोग थे, बंगाल से 3 प्रतिनिधि थे। और कौन कौन शामिल थे, इनमें नाम बताए हुए हैं आपके लिए बहुत ही अच्छे से, तो नाम देख लीजिए। तो एक तो वही ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया यानी कि दादा भाई नौरोजी शामिल थे। इसके अलावा और बताए हुए आपके लिए फिरोज शाह मेहता, दीनसा बाचा, काशीनाथ तेलंग, नारायण गणेश चंद्रवरकर, पी आनंद चार्लू, बी राघवाचार्य, ये ऐसे कई लोग शामिल थे।
इसके अलावा गोविंद रनाडे, बैजनाथ, आर.सी. भंडारकर, के सुंदरमनन, डी.एस. राइट आदि लोग शामिल थे। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये लोग शामिल थे, लेकिन क्या हुआ कि ये गवर्नमेंट जॉब में थे, यानी कि ये ब्रिटिश सरकार के लिए काम करते थे, नौकरी करते थे उनकी, इस वजह से ये केवल परामर्शदाता ही रहे। ये बहुत ज़्यादा कुछ ओपनली नहीं बोल पा रहे थे। आगे लिखा हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राष्ट्रवादी आंदोलन को दिशा दी और कांग्रेस की स्थापना एक अंग्रेज ने की थी। इसी को इंगित करते हुए कूपलैंड ने लिखा है, भारतीय राष्ट्रीयता ब्रिटिश राज की शिशु थी और ब्रिटिश अधिकारियों ने उसके पालन को आशीर्वाद दिया। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि शायद अंग्रेजों की जाने अनजाने में, हो सकता है जाने अनजाने में ये संस्था बनवा दी हो, लेकिन ये तो है कि हमको आज़ादी कांग्रेस के इस पूरे आंदोलन के थ्रू मिल गई। तो हम ये नहीं कहेंगे केवल कांग्रेस का ही इसमें इम्पोर्टेंट रोल था, कई पार्टियों का रोल था, मगर कांग्रेस एक इम्पोर्टेंट पार्टी, इम्पोर्टेंट दल बन के उस समय उभर कर भारत के लोगों के सामने आया। चलिए आगे बढ़, अब हम बात करते हैं दोस्तों कांग्रेस के उद्देश्यों के बारे में। कांग्रेस के उद्देश्य क्या थे? तो जैसा कि आपको थोड़ा बहुत तो इस पूरे प्रीवियस हेडिंग्स में समझ में आ गया होगा उद्देश्य क्या रहे होंगे। बाकी अगर हम बात करें कुछ और उद्देश्यों के, लिखा हुआ है कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए बनर्जी साहब ने कुछ प्रमुख उद्देश्य बतलाए। पहला उद्देश्य, देश हित की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच व्यक्तिगत संपर्क और मित्रता को बढ़ावा देना, देश प्रेमियों के बीच जाति, संप्रदाय, प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करना और उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना। तो क्योंकि जाति, संप्रदाय और प्रांतीय पक्षपात बहुत था उस समय। शिक्षित वर्ग की पूर्ण सम्मति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक प्रश्नों पर विचार प्रकट करना, क्योंकि अगर शिक्षित वर्ग की मदद नहीं ली जाएगी तो आप समझ सकते हो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। समाज में केवल और केवल ऐसे लोग हो जाएंगे जो अपने हिसाब से कुछ भी चलेंगे, मतलब एक बोल सकते हैं ऑटोक्रेटिक रूल आ सकता है, एक अराजकतावादी सरकार आ सकती है। तो शिक्षित वर्ग की मदद लेने की बात कही गई। यह निर्धारित करना कि आगामी वर्ष में भारतीय राजनीतिक लोकहित के लिए किस दिशा में और किस स्तर पर कार्य करेंगे। तो ये बेसिकली किया गया। तो हम इस पूरे के पूरे उद्देश्यों से समझ सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य सीमित थे, लेकिन आगे जाके ये संस्था की शक्तियाँ बढ़ती चली गईं, जिसका परिणाम भारत की स्वतंत्रता के रूप में हमारे सामने आया। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, जिसमें हमने बात की कुछ खास इंपॉर्टेंट बातों के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कांग्रेस की स्थापना से संबंधित विवाद, किसी कंट्रोवर्सीज हैं हम वो समझेंगे। तो आप जुड़े रहिए हमारे इस चैनल पर, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले आपको मिलेंगे यहाँ पर बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के कुछ खास वीडियोस, जिसमें बीए के स्टूडेंट बहुत अच्छे से पॉलिटिकल साइंस की, सोशियोलॉजी की तैयारियाँ कर सकते हैं। दोस्तों कुछ समय बाद मैं हिस्ट्री के वीडियोस अपलोड करने का भी ट्राई करूँगा। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए ट्यूटर पॉलिश। जय हिंद, जय भारत।